अस्सलाम वालेकुम। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट ये है कि UART रिसीवर को डिज़ाइन करना है। तो अब जो ट्रांसमीटर का डिज़ाइन है वो क्या कर रहा था कि एक एक बिट को 8 बिट का डाटा उसके इनपुट पे था, वो एक एक बिट को करके डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा था। अब UART ट्रांसमीटर क्या करेगा, वो एक एक बिट को रिसीव करेगा और एंड पे 8 बिट का डाटा रिसीव करने के बाद उसको 8 बिट में कन्वर्ट करके आउटपुट जनरेट कर देगा। ओके जी, तो UART जो रिसीवर है इसका जो डिज़ाइन एल्गोरिथम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर को पता है जब तक 1 आ रहा है अभी तक ट्रांसमिशन स्टार्ट ही नहीं हुई। जैसे ही 0 आएगा रिसीवर को 0 मिलेगा, इट मीन्स के जो UART ट्रांसमीटर है उसने ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है, अब हमने इन सारी बिट्स को रिसीव करना है, स्टार्ट बिट को भी रिसीव करना है, D0 को भी रिसीव करना है, D1 को भी एंड सो ऑन। और आइडली हम रिसीव किस तरह करना चाह रहे हैं, हमने जब इस डाटा को रिसीव करना है तो हम ये चाह रहे हैं कि हम अब D0 की मिडिल में इसको रीड करें कि जो रिसीवर है जब D0, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक D0 आ रही है, तो जो UART रिसीवर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जब D0 अपनी मिडल के अंदर आ चुकी हो तब वो इसको रीड करें टू अवॉइड एरर। कि अगर वो इसको स्टार्ट में रीड करे तो हो सकता है वो इस ट्रांजिशन कंडीशन में रीड करे, अगर एंड पे रीड करेगा तो हो सकता है D0 D1 के दरमियान में इसको रीड करेगा, तब भी एम्बिग्विटी आ सकती है कि D0 रीड हुआ या D1 रीड हुआ। तो आइडियल कंडीशन क्या है कि जब आपके पास सीरियल डाटा आ रहा है आपने उस बिट की ड्यूरेशन में अगर ये TB इसकी ड्यूरेशन है तो आपने TB/2 टाइम पे इसको रीड करना है, तब इस बिट का मिडल बनेगा। तो रिसीवर का ऑब्जेक्टिव ये है, मैं अगर इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ बल्कि पहले ही है। अब रिसीवर ये बिट आ रही है, अब अज्यूम करें कि अब इस बिट की ड्यूरेशन है TB और ये TB टाइम तक वैलिड है। तो रिसीवर क्या करेगा, जब ये बिट आप इसको TB/ इसके हाफ पे कि जब TB/2 टाइम गुजर जाएगा तो उसके बाद इसको रीड करेगा, तब वो इट मीन्स कि इस बिट जो सीरियल बिट आ रही है उसके मिडल से इसको रीड कर रहा है। तो फिर वो बेस्ट उस टाइम पे अपनी बिट वो डिफाइंड होगी, उसमें एरर के चांसेस कम होंगे। तो इस मिडल को अगर आप डिफ़ाइन करें तो उसकी लॉजिक हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं। देखिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये रिसीवर की लॉजिक बता रहा हूँ। जैसे ये स्टार्ट बिट आई, हमने यहाँ पे S काउंटर बनाया हुआ था, तो काउंटर यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेगा और नॉर्मली क्या हो रहा था कि 15 तक जा रहा था। तो ये स्टार्ट बिट के मिडल में हम कब पहुँचेंगे, मिडल में आप उस टाइम पे पहुँचेंगे जब हमारी S की वैल्यू 7 तक रीच कर चुकी होगी, क्योंकि जैसे ये स्टार्ट बिट आई हमने S काउंटर बना दिया जो कि आफ्टर एवरी 1 S टिक वो इंक्रीमेंट हो रहा है। टोटल 16 पल्सेस हैं। जब S की वैल्यू 0 से 7 तक पहुंचेगी तो इट मीन्स हम स्टार्ट बिट के मिडिल में पहुंच गए हैं, तो आपने उस टाइम इसको रीड कर लेना है और फिर S को 0 कर देना है। स्टार्ट बिट को जब आपने S की वैल्यू 0 से 7 तक करनी है, जैसे इस S की वैल्यू 7 आए इट मीन्स आप स्टार्ट बिट के मिडिल में पहुंच गए हैं, आपने इसको रीड कर लेना है और S को 0 कर देना है। अब आपने दोबारा S काउंटर को चलाना है 0 से लेकर, अब जब आप इसके मिडिल तक जाएंगे, अगर आपने क्योंकि यहाँ पे S को 0 किया है, यहाँ तक जब ये स्टार्ट बिट के एंड तक जाएगा तो S फिर 7 हो जाएगा और D0 के मिडिल पे जाएगा तो S 15 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपने रीडिंग करनी है उस टाइम पे करनी है जब S की वैल्यू 15 हो, फिर आपने S को 0 करना है और यहाँ से जब दोबारा 15 आएगा इट मीन्स आप D1 के मिडिल पे होंगे। फिर इस तरह जो स्टार्ट बिट है उसको आपने रीड करना है जब S की वैल्यू 7 हो, बाकी सब बिट्स को आपने उस टाइम पे रीड करना है जब S की वैल्यू 15 हो। तो ये लॉजिक है रिसीवर की। तो ये लिखा हुआ है सारा कुछ यहाँ पे। वेट, ये जो रेड कलर का है, वेट अनटिल इनकमिंग सिग्नल बिकम 0। आपने रिसीविंग स्टेट या आइडल स्टेट में रहना है जब तक ये 0 नहीं होता। जैसे ही 0 आया आपने स्टार्ट सैम्पलिंग द टिक काउंटर, आपने टिक काउंटर को काउंट करना स्टार्ट कर देना है। वेट, ये ग्रीन हाफ ग्रीन, वेट टिक का काउंटर रीचेज 7, आपने उस टाइम तक वेट करना है जब तक टिक काउंटर 7 तक नहीं पहुंच गया।
7 पे पहुंचने का मतलब है कि टिक काउंटर जो है मिडिल ऑफ द स्टार्ट बिट पर पहुंच गया। उसके बाद क्लियर कर दें टिक काउंटर को या एस की वैल्यू को क्लियर कर दें एंड रीस्टार्ट उसको 0 कर दें। और फिर जब आप इसको 0 करेंगे दोबारा जब यहाँ पे S 0 हो जाएगा। अब दोबारा जब S 15 होगा तो इट मीन्स आप D0 के मिडिल में पहुँच गए यहाँ तक। शिफ्ट बिट वैल्यूज़ इनटू द रजिस्टर, ये जो D0 वाली है इसको शिफ्ट कर दें एक शिफ्ट रजिस्टर में और रीस्टार्ट द काउंटर। तो इसके मिडिल में आपने दोबारा इसके मिडिल में दोबारा इसको रीड किया, S को 0 किया। अब जब दोबारा S 0 से इंक्रीमेंट होता था 15 तक पहुँचेगा, इट मीन्स आप D1 के मिडिल में पहुँच गए एंड सो ऑन। तो आप रिपीट करें स्टेप 3 n-1 टाइम्स टू रिट्रीव द रिमेनिंग डाटा बिट्स। इफ ऑप्शनल पैरिटी बिट इज़ यूज़, अगर आपने पैरिटी बिट भी यूज़ किया तो एक स्टेप ये जो स्टेप नंबर 3 एक दफ़ा और कर लें। अगर आपकी नंबर ऑफ़ स्टॉप बिट्स हैं m हैं अगर स्टॉप बिट्स, तो ये स्टेप जो है आपको m टाइम रिपीट करना है। तो ये रिसीवर का एल्गोरिथम लिखा हुआ है। तो अब इसकी पहले हम स्टेट मशीन देखते हैं। तो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। एस टिक बॉड रेट से इसकी टिक काउंटर है जो बॉड रेट डिफाइन कर रहे हैं। आर एक्स जो ये एक बिट जो रिसीव करेगा, आर एक्स आउट जो 8 बिट का डाटा आउटपुट है, और आर एक्स डन टिक जब 8 बिट का डाटा रिसीव हो जाएगा तो इस डन टिक को हम 1 कर देंगे। तो यहाँ पे देखें जी आइडियल स्टेट में आर एक्स की वैल्यू, अब क्योंकि ये जो भी डाटा आ रहा होगा ये आर एक्स पिन पे आ रहा होगा। अगर आर एक्स 0 है हमारे पास नहीं है, मतलब आर एक्स 1 है, तो हम आइडियल स्टेट में रह रहे हैं। इट मीन्स कि जब तक आर एक्स 1 है अभी तक ट्रांसमिशन स्टार्ट ही नहीं हुई। जैसे ही आर एक्स इक्वल टू 0 हुआ तो आपने एस को 0 कर दिया। ये एस हमारा एस टिक काउंटर है। स्टार्ट में आ गए आप स्टार्ट स्टेप में, जैसे ही आर एक्स 0 इट मीन ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई। अब आप स्टार्ट कंडीशन में आए, अब आप स्टार्ट कंडीशन डिटेक्ट कर रहे हैं। तो एस टिक इज इक्वल टू 1, जब तक ये एस टिक 1 नहीं है आप इसी स्टेट में रहेंगे। जब एस टिक की पल्स 1 आएगी अब आपने कंडीशन चेक करनी है क्या एस इज इक्वल टू 7 हो गया है। अगर 7 हो गया तो इट मीन्स कि आप स्टार्ट बिट की मिडिल में पहुंच गए। अगर 7 नहीं है तो एस में 1 का इंक्रीमेंट करें, स्टार्ट में आ जाए, यहाँ से इधर और यहाँ से फिर इधर। जैसे ही एस 0 से स्टार्ट करेगा 7 तक पहुँचेगा तो एस की वैल्यू 0 और एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे ही एस 7 हुआ हमने एस को दोबारा 0 कर दिया और एन को, अब ये एन यहाँ पे ट्रीट करेगा कि हमारी कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स रिसीव हुई हैं, एन उसको काउंट करेगा। एस को 0 कर दिया हमने, यहाँ पे डाटा में चले गए और यहाँ पर हमने अब बिट को रिसीव करना है। एस टिक अगर 1 नहीं है तो हम इसी स्टेट में रह रहे हैं। अब एस इज इक्वल टू 15 भी अगर नहीं है तो इट मीन्स कि अभी तक हम नेक्स्ट बिट के मिडल में नहीं पहुँचे, D0 के मिडल में नहीं पहुँचे। और अगर 15 तक नहीं पहुँचे तो आप एस में इंक्रीमेंट करते रहें और इधर ही घूमते रहें इसी लूप में। जैसे ही एस की वैल्यू 15 हुई इट मीन्स आप अब D0 के मिडल में पहुँच चुके हैं। तो अब आप क्या करें, एस को दोबारा 0 कर दें और ये बेसिकली आर एक्स को और कर रहे हैं और बी को शिफ्ट राइट कर रहे हैं। तो ये शिफ्ट रजिस्टर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसकी मैं लॉजिक आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये शिफ्ट रजिस्टर है। अब आप क्योंकि पहले B0 को रिसीव कर रहे हैं, फिर B1 को रिसीव कर रहे हैं, फिर B2 को रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसमीटर पहले B0 को सेंड कर रहा है, फिर B1 को और एंड पे B7 को। तो रिसीवर पहले B0 को रिसीव करेगा, फिर B1 को, फिर B2 को एंड सो ऑन। एक एक बिट को रिसीव करेगा और डाटा को एक रजिस्टर के अंदर सेव करता रहेगा और फाइनली हमारा जो डाटा है वो B रजिस्टर के अंदर आ जाएगा 8 बिट का डाटा। इसको आप अगर C में लिखेंगे ये सारा ऑपरेशन, तो आप इसको लिखेंगे RX, B को राइट शिफ्ट करें और RX इनकमिंग बिट के साथ उसको और कर दें। तो एक एक बिट B की राइट शिफ्ट होती जाएगी और वो और होती जाएगी RX के साथ। तो C में इसको इस तरह लिखेंगे। और ये शिफ्ट रजिस्टर इसको मैटलैब में इम्प्लीमेंट करने के 2 वेज़ हैं। ये फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन मैंने यूज़ नहीं की,
ये सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन यूज़ की है। बिट कंकैटिनेट कर रहे हैं RX को और B बिट स्लाइस गेट B की जो 8 MSB बिट से बिट नंबर 2 तक हम गेट करके RX के साथ फिर कंकैटिनेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो लाइन है B = B स्लाइस गेट बिट कंकैटिनेट RX, ये RX इनकमिंग है, तो इनकमिंग हम यहाँ से इस तरफ से रिसीव कर रहे हैं इधर से, और एक एक करके इधर इसको शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड। तो ओवरऑल ये जो कमांड है वो इस शिफ्ट रजिस्टर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि MSB साइड से डाटा रिसीव हो रहा है और फाइनली डाटा हमारा इस फॉर्म में आएगा। तो ये सारी कमांड हमारी, इससे हमने ये शिफ्ट राइट रजिस्टर इम्प्लीमेंट किया, शिफ्ट राइट ऑपरेशन। तो ये बेसिकली शिफ्ट रजिस्टर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। ओके, यहाँ पे N चेक करना है, D बिट डाटा बिट 8 है, 8 - 1 7। अगर हमारा N = 7 हो गया तो हम स्टॉप कंडीशन में चलेंगे। 7 नहीं हुआ, इट मीन्स अभी तक 0 से 7 तक या टोटल 8 बिट्स रिसीव नहीं हुई, तो आप यहाँ से N को इंक्रीमेंट करेंगे, दोबारा इस स्टेट में आएंगे, दोबारा इसको शिफ्ट राइट करेंगे, जो हर आने वाली जो बिट है उसको एक एक बिट करके शिफ्ट राइट करते जाएंगे और साथ N की वैल्यू काउंट करते जाएंगे कि कितनी बिट्स रिसीव हुई हैं। जैसे ही N की वैल्यू यहाँ पे 7 होगी हम स्टॉप कंडीशन में चले जाएंगे, दोबारा S जब तक 1 नहीं है स्टॉप में रहेंगे। जैसे ही S को हमने 1 किया तो S = दोबारा वही कि नंबर ऑफ स्टॉप बिट्स SB टिक = NSB × 15। तो आपने जितनी नंबर ऑफ़ स्टॉप बिट्स रखी उसकी बेस पे ये कंडीशन होगी। जब तक नंबर ऑफ़ स्टॉप बिट्स की टिक्स काउंट नहीं होती आप इसी स्टॉप स्टेट में रहेंगे। जैसे ही नंबर ऑफ़ स्टॉप बिट्स की यहाँ पे S पल्सेस काउंट होंगी, आपने RX डन टिक को 1 कर देना है कि मीन्स कि हमारा डाटा रिसीव हो चुका है B रजिस्टर के अंदर, इसके अंदर, और इसको RX डन टिक को 1 करके दोबारा आइडियल स्टेट में आ जाना है और हमने दोबारा नेक्स्ट फ्रेम रिसीव करने के लिए अब हम रेडी हो जाएंगे। तो अब हमारा जो है ये वाट रिसीवर है, इसकी इनपुट्स देखें तो जो ट्रांसमीटर है वही उसकी आउटपुट मैंने इसकी इनपुट पे कनेक्ट कर दी, क्योंकि यहाँ से एक एक बिट आ रही है, ये एक एक बिट को रिसीव करेगा। ये बॉड रेट इसका भी वही है स्टिक और इसका भी वही है। अब ये देखें दोनों को हम सेम बॉड रेट जनरेटर दे रहे हैं। अगर ये 9600 पे ऑपरेट हो रहा है तो ये भी 9600 पे ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि ये बॉड रेट जनरेटर FSM है, ये 9600 पे है। तो ये स्टिक सिग्नल जनरेट कर रहा है, वही इसको हम दे रहे हैं, वही इसको दे रहे हैं। वही डाटा बिट्स नंबर ऑफ़ बिट्स जो है इसकी भी 8 है और इसकी भी 8 है। इसमें अगर आप देखें ये RX इनपुट है, डाटा बिट इनपुट है, ये नंबर ऑफ़ स्टॉप बिट्स हैं, ये मैंने 1 नंबर ऑफ़ स्टॉप बिट 1 ली हुई है। यहाँ पे आप 2, 3, 4 जितनी मर्जी नंबर ऑफ़ स्टॉप बिट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, अब ये जो स्टेट मशीन है ये वाली, ये एज इट इज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हुई है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इनिशियल वैल्यूज़ हैं N0 S0, इनिशियली सारी चीज़ें 0 0 हैं, N भी 0 है, S भी 0, B भी 0, ये रीसेट कंडीशन है, RX डन टिक भी 0। तो यहाँ पे देखें जब RX की वैल्यू 0 होगी तो आपने S को 0 करना है और आइडियल स्टेट से स्टार्ट स्टेट पे चले जाना है। तो ये देखें RX की वैल्यू जब 0 है तो आप आइडियल स्टेट से स्टार्ट स्टेट पे जंप कर रहे हैं, अदरवाइज इधर ही रहेंगे। स्टार्ट स्टेट पे S, ये देखें अब यहाँ पे ये ऑप्शनल थी, S टिक जब तक 1 नहीं है, S टिक जब तक 1 नहीं है आप स्टार्ट में रह रहे हैं। दूसरी ये ऑप्शनल है, आप लिख लें तब भी ठीक है, ना भी लिखें तो ये इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो इसी स्टेट में रह रहे हैं। अगर इसके अलावा कोई कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहाँ से इधर आएंगे, अदरवाइज हम इसी स्टेट में रहेंगे। तो डिफ़ॉल्ट उसी स्टेट में स्टेट मशीन रहती है। तो ये कंडीशन ऑप्शनल है, आप इस तरह लिख भी सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं। ओके, सेकंड क्या थी, S टिक 1 और S की वैल्यू 7 हो तो S की वैल्यू 7 ना हो तो आपने S में इंक्रीमेंट करना है। S टिक 1 और S इज़ नॉट इक्वल टू 7 तो S में 1 का इंक्रीमेंट कर दें। और इस स्टेट में RX डन टिक 0 है, तो ये भी ऑप्शनल है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको 0 कर चुके हैं। तो यहाँ पे ना भी करें तो वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 0 है। B को भी हमने 0 कर दिया है, तो ये भी ऑप्शनल है। आप यहाँ पे B = B0 लिख दें तब भी ठीक है, ना भी लिखें तो भी
कोई मसला नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे बी को ज़ीरो कर चुके हैं। तो ये फिर भी मेक श्योर करने के लिए कि हमारी डन टिक ज़ीरो है और बी की वैल्यू अभी भी ज़ीरो है। और एस टिक हमारा 1 है, ये वाली एस टिक 1 है और एस की वैल्यू 7 हो जाती है, तो एस को हम ज़ीरो कर देंगे, एन को ज़ीरो कर देंगे। तो ये वाली कंडीशन एस टिक 1 है एंड एस इक्वल टू 7 है, तो एस को ज़ीरो कर दें, एन को ज़ीरो कर दें और स्टार्ट स्टेट से जंप कर देंगे डाटा स्टेट पे। तो ये वही स्टार्ट स्टेट से जंप कर रहे हैं डाटा स्टेट पे, ये फिर ऑप्शनल है ये वाली कंडीशन। यहाँ पे फिर यही सारी कंडीशंस इंप्लीमेंट हो रही हैं। अगर एस टिक 1 नहीं है तो आप उसी स्टेट में रह रहे हैं, एस टिक 1 आ जाता है और एस इज़ नॉट इक्वल टू 15 तो एस में 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये कंडीशन एस टिक 1 है, एस इज़ नॉट इक्वल टू 15 तो एस में 1 का इंक्रीमेंट करें। अगर एस की वैल्यू 15 है तो एस में 0 कर दें और बी को शिफ्ट राइट कर दें। तो ये कंडीशन एस इज टिक 1 है और एस इज इक्वल टू 15 है और एन आपकी नंबर ऑफ बिट्स डी बिट माइनस ए 1 के इक्वल नहीं है, तो एन को 1 से इंक्रीमेंट कर दें और एस को 0 कर दें। ए बी का शिफ्ट रजिस्टर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, आर एक्स को आर एक्स रिसीव करते जाएँ सीरियली और उसको बी शिफ्ट रजिस्टर में शिफ्ट करते जाएँ। तो ये जो बी बिट कंकैटिनेट बिट स्लाइस गेट ये सारा शिफ्ट रजिस्टर को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके, जब तक हमारी टोटल नंबर ऑफ बिट्स 8 रिसीव नहीं होती, एन की वैल्यू 8 नहीं आ जाती या एन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 8 माइनस 1 या एन की वैल्यू 7 नहीं हो जाती, आप इसी स्टेट में रहेंगे। 7 होने का मतलब है कि आपने 0 से लेकर 7 तक बिट्स रिसीव कर ली हैं। जैसे ही एन की वैल्यू 7 होगी तो आप डाटा स्टेट से या स्टॉप स्टेट पे जंप कर देंगे। ये फिर ऑप्शनल है, ये वाली ये आप ना भी लिखें तो भी करेक्ट है। और स्टॉप से हम दोबारा स्टॉप में फिर वही कंडीशन चेक करेंगे, नंबर ऑफ़ स्टॉप बिट्स कितनी है, ये पुरानी कंडीशन है एनएसबी की बेस पे। तो जब हमारा एस इज इक्वल टू इसके इक्वल आ जाएगा तो आप आर एक्स डन टिक को 1 करके आइडियल स्टेट पे जंप कर लेंगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, एस टिक 1 है, एस इज़ नॉट इक्वल टू दिस फैक्टर, तो आप एस को इंक्रीमेंट करते जाएँ। जैसे एस इसके इक्वल हो जाएगा तो आप स्टॉप से आइडियल स्टेट पे जंप कर दें और एस टिक को 1 कर दें, आर एक्स डन टिक को 1 कर दें। अब देखें क्योंकि स्टॉप स्टेट से मैं एग्जिट हो रहा हूँ तो आर एक्स डन टिक को मैंने 1 किया है, तो इसकी ड्यूरिंग कंडीशन में मैंने आर एक्स डन टिक को 0 किया है, एंट्री में नहीं किया। अगर मैं एंट्री में करूँगा तो मेरा आर एक्स डन टिक कभी भी 1 नहीं होगा क्योंकि ये और ये वाली एंट्री इकट्ठी एग्जीक्यूट होगी तो एंट्री वाली इसको ओवरराइट कर देगी। तो टू मेक श्योर कि आर एक्स डन टिक एक क्लॉक साइकिल तक 1 रहे तो आइडियल स्टेट की ड्यूरिंग कंडीशन में मैंने आर एक्स डन टिक को 0 कर दिया। तो एक क्लॉक साइकिल तक हमारा आर एक्स डन टिक 1 होगा, उसके बाद फिर ये 0 हो जाएगा और ये हमारी स्टेट मशीन नेक्स्ट फ्रेम को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएगी। ओके जी, तो यहाँ पे ये मैंने ये एक रजिस्टर है 8 बिट का, ये बी इन जो यहाँ पे डाटा रिसीव हो रहा है यू आर रिसीवर और इसकी जो आर एक्स डन टिक की इनेबल है, ये रजिस्टर है, ये उसकी इनेबल इनपुट है। इसको आर एक्स डन टिक की इनेबल के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे जो आ रहा है डाटा वो बी इन पे आ रहा है और इस रजिस्टर की आउटपुट में एक्चुअली हमारी फाइनल आउटपुट आएगी। तो मैं आपको ये सिमुलेट करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए जो डी इनपुट है मैंने 248 इनपुट दी है, टी एक्स स्टार्ट को 1 रखा हुआ है, नंबर ऑफ जो डाटा बिट्स हैं हमारी 8 हैं और ये बॉट रेट जनरेटर है। अब अगर इसमें मैं पूरे सिस्टम को सिमुलेट करूँ, अब ये 248 ये 1 बिट करके ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है और ये रिसीवर उसको 1 बिट करके रिसीव करेगा। अब हमारी यहाँ पे आउटपुट पे डी आउट पर ये 248 आना चाहिए। तो अब अगर मैं आपको ये सिमुलेशन रिजल्ट्स शो करूँ, तो ये देखें ये बी इन है जो एक्चुअल इसकी यू आर रिसीवर के आउटपुट है। ये क्योंकि एक एक बिट करके रिसीव करी डाटा से कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है। और तो जब आर एक्स डन टिक इनेबल हो जाएगा तो यहाँ पे फाइनल डाटा आ चुका होगा, तब हम ये फाइनल डाटा रजिस्टर के आउटपुट पे लोड करवा रहे हैं। तो ये देखें ये बी एन जैसे जैसे बिट्स रिसीव हो रही हैं ये बी एन की वैल्यू चेंज हो रही है और जैसे ही ये फाइनल वैल्यू 248 आई हमारी आर एक्स डन टिक 1 होगी ये वाली
और बी इन यहाँ पे आ चुका है, और UART रिसीवर की जो बी आउटपुट है वहाँ पे हमारा फाइनल आउटपुट आ चुकी है। अब अगर आपको मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाऊँ, फ़र्ज़ करेंगे मैं 97 कर देता हूँ। तो ये देखें 97 हमारा रिसीव हो चुका है। और TX डन टिक, जैसे ही ट्रांसमीटर को 1 किया हमने, TX डन टिक जैसे ट्रांसमिशन कंप्लीट हुई, हमारी जो डन टिक है वो 1 हो रही है। और ये यहाँ पे हमारा 97 रिसीव हो गया। तो आप इसी तरह कोई भी वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि हमारा जो UART ट्रांसमीटर है, क्योंकि अगर ये फाइनल वैल्यू यहाँ पे रिसीव हो रही है, इट मीन्स कि ट्रांसमीटर भी सही काम कर रहा है और रिसीवर भी हमारे रिक्वायर्ड लॉजिक के अकॉर्डिंग अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और ये 9600 बार रेट सेट किया हुआ है। आप यहाँ पे बार रेट अपना चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह FPGA का क्लॉक, अगर किसी डिफरेंट FPGA पे इसको सिमुलेट करना है सिस्टम को, तो आप उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये पैरामीटर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 78 फाइनल वैल्यू रिसीव हो रही है। ओके जी, तो ये हमने डिज़ाइन सिमुलेट किया। तो अब जो मैंने डिज़ाइन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है वो डिफरेंट है। उसमें जैसे 7 सेगमेंट कंट्रोलर लगाया है टू डिस्प्ले द रिसीविंग इनपुट ऑन 7 सेगमेंट्स एज वेल एज टू डिस्प्ले द ट्रांसमिटेड आउटपुट। ओके जी, ये हमारा UART ट्रांसमीटर रिसीवर है HDL। इसमें ये UART ट्रांसमीटर रिसीवर डिज़ाइन है। ये ट्रांसमीटर है जो डाटा UART ट्रांसफ़र कर रहा है। ये देखिए UART, ये ट्रांसमीटर है FSM, और ये रिसीवर FSM। ये हमारा बार रेट जनरेटर है, ये बाकी सारी सेटिंग्स उसी तरह। अब ये एक मॉड्यूल बना दिया दोनों को कंबाइन करके। उसमें रिसीवर इनपुट है, TX स्टार्ट इनपुट है कि जब आप ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो डाटा आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ट्रांसमिशन के थ्रू, वो इनपुट है। आउटपुट पे क्या आ रहा है, 7 सेगमेंट आ रहा है, और RX डन टिक है, TX आउट है, और TX डन टिक है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये जो मॉड्यूल है UART ट्रांसमीटर एंड रिसीवर HDL, इसमें ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है। और तो अब ये वाला जो मॉड्यूल है, इसका हम वेरिएबल कोड वगैरह जनरेट कर सकते हैं, और दूसरा इसको हम टेस्ट कर सकते हैं टू परफॉर्म द सीरियल कम्युनिकेशन बिटवीन FPGA एंड लैपटॉप। तो यहाँ से अब आप इसका कोड जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक HDL करेंगे, क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो कोई इसमें एरर नहीं है। अब हम इसका कोड जनरेट कर सकते हैं। कोड जनरेट करने से पहले आपने सेटिंग्स वगैरह कर लेनी है, जिस तरह हम एज यूजुअल करते हैं, वेरिएबल वगैरह सेलेक्ट करना है।
सेटिंग्स लिखा, कोड जनरेट हो गया। किन सेटिंग्स पे ये कोड जनरेट हुआ है? HDL कोडर, सेटिंग्स, सैम्पलिंग टाइम 1 आवर, FPG की क्लॉक फ्रिक्वेंसी, वेरिलॉग और ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट। ओके, अब अगर आप कोड को देखें तो ये कितनी सारी फाइल्स हैं इसमें। तो ये हमारी टॉप लेवल की फ़ाइल है। अब इस कोड को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं यूजिंग Xilinx Vivado, और इसके ज़रिए अब हम कम्युनिकेशन करेंगे अपने लैपटॉप और FPG बोर्ड को। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारा अब सेटअप है। डिवाइस 1 हमारी लैपटॉप है, डिवाइस 2 हमारी FPG बोर्ड है। तो लैपटॉप और अगर FPG बोर्ड के दरमियान आपने कम्युनिकेशन करनी है तो आपने ये एक ऐप कर लेनी पट्टी। अब ये देखें, यहाँ पे आपने सीरियल में जाना है, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि आपने कितना बॉड रेट रखना है। तो यहाँ पे आप 9600 रखते हैं। नंबर ऑफ़ डाटा बिट्स कितनी है? 8 हैं, स्टॉप बिट 1 है, और पैरिटी को आप नन कर दें, क्योंकि हमने जो डिज़ाइन किया है उसमें पैरिटी को इंक्लूड नहीं किया। अभी तक मैंने अपना FPG बोर्ड कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो अगर मैं अभी अपना FPG बोर्ड कनेक्ट करूं, अभी मैंने FPG बोर्ड कनेक्ट कर दिया। तो अब आपने जाना है डिवाइस मैनेजर में, यहाँ पे देखना है कि FPG बोर्ड कौन सी कॉम पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो ये USB सीरियल कॉम पोर्ट 9, तो मेरा जो FPG बोर्ड है वो कॉम 9 पे कनेक्टेड है। तो आपने यहाँ पे लिखना है कॉम 9। जौन सी कॉम पोर्ट पे आपका FPG बोर्ड कनेक्टेड हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अपना बॉड रेट, क्योंकि मैंने डिज़ाइन के अंदर भी 9600 रखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे 9600। डाटा बिट्स और स्टॉप बिट आपने अपनी मर्ज़ी की सेटिंग करनी है। स्टॉप बिट भी हमारी 1 है, ये अगर आपको मैं दिखाऊँ, डाटा बिट्स 8 हैं, और स्टॉप बिट हमारी 1 है, और बॉड रेट हमारा ये 9600 है। तो ये सारी सेटिंग्स आपने अपनी सेटिंग्स यहाँ पे करनी है। उसके बाद सेशन पे चले जाना है, यहाँ पे सीरियल क्लिक करना है। अब आपने ये जो कोड जनरेट किया है ये वाला, इसको Xilinx Vivado पे सिंथेसाइज करना है और कोड को FPG बोर्ड पर अपलोड कर देना है। तो ये कोड मैंने Xilinx Vivado सॉफ्टवेयर पे सिंथेसाइज किया। तो अभी अगर मैं इसकी पिन्स की असाइनमेंट आपको दिखा दूँ, क्लॉक डाटा इनपुट, फर्स्ट 8 स्विचेस पे डाटा इनपुट है हमारा, ये और आप देखें ये हमारी इनपुट्स हैं। क्लॉक रीसेट, क्लॉक इनेबल, RX इन, डाटा इनपुट 8 बिट का, TX स्टार्ट इनपुट, C आउट, AN सेग DP, RX डन टिक, TX आउट और TX डन टिक। तो ये RX डन टिक LEDs पे कनेक्ट की हुई है, LED 0 पे, LED 1 पे। लेकिन ये जो डन टिक है ये आपको विजिबल नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये जस्ट फॉर 1 क्लॉक साइकिल के लिए हाई रहेगी। चाहे डन टिक हो, चाहे RX डन टिक हो, चाहे TX डन टिक हो, ये 1 क्लॉक साइकिल तक बन रहेगी। तो ये हमें शो नहीं होगी, क्योंकि 1 क्लॉक साइकिल का ड्यूरेशन 10 नैनो सेकेंड बनता है। इट मीन कि जब हमारा सीरियल डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो जस्ट 10 नैनो सेकेंड तक हमारी ये ऑन रहेगी, ये दोनों। तो वो हमें ज़ाहिर सी बात है नज़र नहीं आएगा। C आउट सेगमेंट A to G, DP आउट AN, ये रीसेट, और ये जो बड़ा बटन R है राइट बटन, उसको TX स्टार्ट। अब ये FPGA की जो रिसीविंग पिन है RX इन, और FPGA की जो ट्रांसमिटिंग है वो TX आउट। RX इन C4 पे है, TX आउट D4 पे। तो अब आप यहाँ से इसको
अगर ओपन करें तो अब यहाँ से मैं जो कुछ भी टाइप करूँगा अपने लैपटॉप से वो बेसिकली ये जो यहाँ पे सेटिंग्स की हुई हैं जो हमारा जो लैपटॉप से डाटा आएगा वो डी डाटा आउट पे आएगा, उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ बी। और जो हमारा यूज़र का इनपुट होगा वो फर्स्ट 2 सेगमेंट्स पे आएगा, जो हमारा लैपटॉप से डाटा रिसीव होगा वो लास्ट 2 सेगमेंट्स पे होगा और दरम्यान वाले 7 सेगमेंट्स ऑफ होंगे। तो ये इनकी सेटिंग्स मैंने इस तरह की हुई है। ओके जी, तो अब नेक्स्ट जो वीडियो है जो ये शो करेगी कि किस तरह मैं लैपटॉप और FPGA बोर्ड के दरम्यान किस तरह कम्युनिकेशन करवा सकता हूँ, वो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करके वो अपलोड करूँगा। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने ये डिज़ाइन करना सीखा कि किस तरह हम UART ट्रांसमीटर और रिसीवर उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं और फिर फाइनली उसको यूज़ करते हुए FPGA बोर्ड और लैपटॉप के साथ UART कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। उसके लिए हम पटी ऐप जो है वो यूज़ कर रहे हैं। कि जी, अल्लाह हाफिज़।